हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम आपको थंबनेल पे दिख ही गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेईई मेंस, एडवांस और एनडीए, सीयूईटी और जितने भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स पूछी जाती, उन सभी जगहों पे ये चैप्टर अपनी अलग वैल्यू रखता है। और एक ख़ास बात ये है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में भी होता है। तो बहुत ही मन लगा के, बहुत ही बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बातों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। पॉइंट वाइज आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैंने काफ़ी कुछ इसमें मैटर लिख दिया है ताकि मुझे लिखने का टाइम मेरा वेस्ट ना हो और मैं चीज़ों को सिर्फ समझाता हुआ चला जाऊँ। सो यू कैन सी, मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। आपने 9th-10th की क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, बहुपद जिसको बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। सारे बच्चे, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग सभी बच्चों को ये पता है, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा कि एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यंजक जो इस फॉर्मेट में हो। पी एन एक्स a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 आएगा, डॉट 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 लास्ट में an। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। यानी इस पी एन एक्स को हम लोग n डिग्री का एक बहुपद बोलेंगे। लेकिन कुछ शर्त है, ऐसे हमेशा आप नहीं बोल सकते। शर्त ये है कि नीचे मैंने लिखा वेयर x, जहाँ पर x की सभी पावर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि यहाँ पर जितने x आएंगे उन सभी की पावर जो है वो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, माने नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। आप सारे के सारे नेचुरल नंबर ले सकते हो n का मान, और 0 को भी रख सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है a0 इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। जो सबसे पहला वाला टर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं a0 x की पावर n। तो जो a0 लिखा गया है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, a0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री n का है, क्योंकि अगर गलती से भी a0 जो है वो 0 हो गया तो ये वाला टर्म, पहला टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसकी डिग्री n कैसे रह पाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि डिग्री n का पॉलिनोमियल है, तो जहाँ पर भी x की पावर n दिख रहा है उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होगा, यानी a0 नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें मैंने लिखा इफ़ कोफिशिएंट यानी गुणांक जिसको बोलते हैं a0, a1, a2 से लेकर an, ये सारे के सारे कैसे हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं। देन द पॉलिनोमियल, तो जो बहुपद होगा उसे हम लोग बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल, यानी कि वास्तविक बहुपद उसे बोलेंगे। अगर a0, a1, a2, an ये जितने भी कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे कि जो pnx हमारा था वो कैसा होगा, वो हमारा होगा वास्तविक बहुपद। ओके, साथ ही साथ एंड इफ़ कोफिशिएंट आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हो सकता है कि कुछ बच्चे इसके बारे में ना जानते हो, वैसे मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता होगा। a प्लस आयोटा b, आयोटा यहाँ पर जो बच्चों यूज़ हो रहा है, ये आयोटा क्या होता है, √-1। और ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजनरी नंबर में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत इसके डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है वो इमेजनरी यूनिट होता है। ठीक है, काल्पनिक इकाई जिसको बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपको कोफिशिएंट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है द इफ़ कोफिशिएंट आर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, यानी कि जो a0, a1, a2 जितने भी कोफिशिएंट थे, अगर वो a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में आपको दिख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो
आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, वो रियल पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स और आगे लिखे स्टार बना बना के, और वो जितने भी नीचे के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके Pn(x) से ही रिलेटेड है। तो ऊपर वाला जो Pn(x) लिखा है इसको भूलिएगा नहीं कि ये है क्या। तो मैं उसी Pn(x) में कुछ पाबंदियाँ लगाना चाहता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी पावर मैंने 1 कर दिया, तो उसमें आप देख सकते हो अगर n की वैल्यू रखोगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलेगा, बाकी आगे के सारे टर्म्स नहीं मिलने वाले। क्योंकि जब n की वैल्यू 1 होगा तो पहला टर्म आपको मिलेगा कितना, वो आपको दिख रहा होगा a0x मिलेगा, ठीक है, a0x। और उसके बाद आएगा अगला टर्म a1 आएगा, क्योंकि x की पावर n-1 है और n की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, यानी x की पावर 0 होगा सेकंड टर्म में, और किसी की पावर 0 पर उसकी वैल्यू होती है 1, तो सेकंड टर्म आपको सिर्फ मिलेगा a1। इसके आगे का मत सोचिएगा कि सर a2x की पावर, अगला जो टर्म होगा a2x की पावर n-2, उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसको तो हमें सोचना ही नहीं, क्योंकि अगर हमने इसमें n की वैल्यू 1 रख दिया तो आप देख सकते हो a2x की पावर -1 आएगा, और -1 अगर आ गया तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको ये बात बताई है। यहाँ पर थर्ड लाइन में आप देख सकते हो कि x की सभी पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और दुनिया का हर बच्चा जानता है पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सो आगे के टर्म आपको देखने ही नहीं हैं, आपको वहीं पे रुक जाना है जहाँ पर x की पावर 0 हो जाए। 0 के बाद आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो अगर n बराबर 1 होता है तो जो px मिलता है इसको बोलते हैं a0x प्लस a1, और इसका एक विशेष नाम होता है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर बोलते हैं, क्योंकि इसमें x की पावर 1 होती है। जब भी कभी पावर 1 होती है किसी वेरिएबल की तो उसको लीनियर वर्ड शब्द से या वर्ड से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, इफ़ n = 2 हो जाए, अगर पावर 2 रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो ऐसा होगा कि P0 जो होगा, अब आप उसी Pn(x) में x की जगह 2 रख दीजिए, तो आप पहला टर्म लिखोगे a0x² प्लस अगला आएगा a1x, फिर प्लस a2 आएगा। उसके बाद a3 के बाद से आपको पावर नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएंगे तो उसको भी छोड़ देना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, इसलिए मैंने इसको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। अगला आता है इफ़ n = 3, तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। px की वैल्यू आएगी a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3, और इस पॉलिनोमियल में पावर मैक्सिमम 3 जा रहा है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। नेक्स्ट एक 4 का मैंने ले लिया कि n = अगर 4 हो, देन px की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a0x की पावर 4 प्लस a1x³ प्लस a2x² प्लस a3x प्लस a4। इसको बच्चों बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब चतुर्थ घात का बहुपद है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, राइट। अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं। ओके, तो क्लीन हो गया ताकि आपको नोटबुक बनाने में, नोट्स बनाने में आसानी रहे, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। अब देखिए लास्ट लाइन मैंने समझाई है Pn(α) का मतलब मैंने साफ साफ लिखा Pn(α), इसका मतलब x बराबर अल्फ़ा पर पॉलिनोमियल Pxn, यानी कि ये वाला जो बहुपद ऊपर लिखा था Pxn या Pnx, उसमें अगर हम x की वैल्यू अल्फ़ा रख दें तो जो निकल के आएगा वो P(α) निकल के आएगा, उसी को बोलते हैं Pn(α), ठीक है। अच्छा, इसके नीचे भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया, यदि Pn(α) 0, इसका मतलब समझिए कि अगर आपने ऊपर वाले बहुपद में, ऊपर वाले पॉलिनोमियल में x के जगह अल्फ़ा रख दिया, ठीक है, तो आपको Pn(α) की वैल्यू 0 मिल गई। तो ऐसा तभी होगा तो जो पॉलिनोमियल है ऊपर वाला,
उसका अल्फ़ा क्या होगा, ज़ीरो होगा या रूट होगा। जब भी कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर दे तो उस नंबर को उस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है या रूट कहलाता है। हिंदी में मेरे ख्याल से शून्य कुछ बोलते हैं, तो या तो उसका ज़ीरो बोलेंगे हम रूट है या तो ज़ीरो है। बात समझ गए? ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बच्चों हमारा जो बेसिकली टॉपिक जो है, तो मैंने आपको पीछे लास्ट पेज पे मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में ठीक से समझा दिया। हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो हमारे चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा पूरा फोकस जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक पे रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या लिखी है इसमें ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन साथ में इस कंडीशन को अंडर एस्टिमेट मत करना कि a जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होने पाए। यानी इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी ज़ीरो ना हो, हमेशा नॉन जीरो। तो ये क्या कहलाती है, इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ पर जो a है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और जो लास्ट वाला नंबर c है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको एब्सोल्यूट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी x अटैच नहीं रहता, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगली लाइन पे। यदि px = ax² + bx + c, यहाँ पर बच्चों समझिएगा ये जो मैंने लिखा है, यदि px = ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बात थोड़ा सा पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अंतर होता है। ध्यान से समझिए, ऊपर लिखा गया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे जो लिखा गया है ये px वाला, दिस इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी किसी, जैसे मान लीजिए ये px आपने लिखा है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन मिल जाएगा। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम ज़ीरो के बराबर कर देते हैं देन दैट पॉलिनोमियल विल बिकम अ इक्वेशन, तब वो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि px = ax² + bx + c में लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, यानी a = 1 हो, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को एक विशेष नाम से बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है मोनिक पॉलिनोमियल। ये बात दिमाग में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि ax² + bx + c, ऐसे बोल दिया जाएगा कि ax² + bx + c ये एक पॉलिनोमियल है px, और बोला गया कि ये मोनिक पॉलिनोमियल है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसका मतलब यहाँ पर a = 1 हम लोग बिना कुछ सोचे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मोनिक पॉलिनोमियल की खासियत होती है, उसको डिफाइंड ही ऐसा किया गया है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, ऑलवेज 1 हो, सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनिक पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगली लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, अगली लाइन है, इसमें नोट करके मैंने लिखाया है, आप देखिएगा। अ इक्वेशन हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो आप इस बात को समझिएगा। क्यू डॉट इक्वेशन, इसका मतलब मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार बच्चों लिखना पड़ेगा, तो आप लोग ये कॉमन सेंस लगाइएगा कि क्यू इक्वेशन माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली 2 रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट होते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने ब्रैकेट में समझा के लिख भी दिया है कि ना 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा रूट होंगे। कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो बोला जाएगा एटलीस्ट 2 रूट्स, एटलीस्ट 2 रूट्स। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 रूट। गलत बात, ये गलत है स्टेटमेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, ना तो एटलीस्ट होगा, और अगर ये बोल दिया जाए एटमोस्ट 2 रूट्स, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होंगे, ये बात भी गलत। ना ज़्यादा से ज़्यादा ना कम से कम, एग्जैक्टली 2 रूट्स यू विल कंसीडर। ठीक है,
याद रखिएगा इस बात को। तो ये बात मैं हटा देता हूँ। तो नीचे लाइन पे मैंने फिर से इसको डिफाइन किया है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, माने आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इसका क्या मतलब है, सॉल्व करने के बाद आपको उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती, चाहे x की वैल्यू निकालना हो, चाहे y की वैल्यू निकालना हो, चाहे t की वैल्यू निकालना हो, चाहे z की वैल्यू निकालना हो। जो x, मैंने सिंपली x लिया है यहाँ पे, कंसीडर किया है, जो x का मान प्राप्त हो, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आपको मिलती, वो हमेशा दिए हुए इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये किसी भी इक्वेशन के लिए वैलिड होता है ये स्टेटमेंट, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे कुछ भी हो, हर इक्वेशन के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड होता है कि जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम x या y या z किसी की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा गिवन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा तगड़ा पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको मैंने लिखा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, तो मैंने इसको डिफाइन किया है, लेट ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा कि ax² प्लस bx प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो फिर इसमें मैंने अगली लाइन लिखी, इफ़ दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। इस बात को समझिए आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं, हमेशा 2 ही रूट होंगे। ठीक है, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन अगली लाइन मैंने क्या लिखी इसमें कि अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट हो, माने 2 से ज़्यादा रूट हो, तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने सिखाया और ये बात ऊपर लिखाई थी आपने ब्रैकेट में कि ना 2 से कम रूट होंगे ना 2 से ज़्यादा रूट होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने बोला कि एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे, सिर्फ 2 रूट्स होंगे। और अभी आप कह रहे हैं कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नीचे वाले में, कि इसमें मोर देन 2 रूट्स होंगे। हाँ बेटा, मोर देन 2 रूट्स होने की सिचुएशन में अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, नाउ इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, अब ये बन जाएगी एक आइडेंटिटी। ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर ये आइडेंटिटी बन गई, ये कंफर्म हो गया, तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये लिखा हुआ इसका कॉन्सेप्ट, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का मेथड, कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस बात को कंसीडर करेंगे, ये मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है, मैंने लिखा इन दिस केस a बराबर b बराबर c और सब कुछ बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट था a, x का कोफिशिएंट था b, एब्सोल्यूट टर्म था c, ये सभी के सभी एक साथ 0 हो जाएंगे। तभी ऐसा हो सकता है कि इसके 2 से ज़्यादा रूट हो। ठीक है, इस बात को समझे। अब अगली बात को समझो। इसका मतलब ये हुआ, आप कहोगे कि सर अगर ऐसा है कि 2 से ज़्यादा रूट पर ये 0 हो गए, ABC 0 हो गए, तो आप कहोगे सर फिर 2 से ज़्यादा आप क्यों कह रहे हो, फिर तो 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता। फिर आप कहोगे कि सर ये तो x की सभी वैल्यू के लिए फिर ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी। मैं कहूँगा बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से समझिए मैं क्या कहने वाला हूँ, मैंने एक इक्वेशन लिखा 0x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0। अब मैं आपसे कहूँ कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे रखिए, और मैं आपसे कहूँ बताओ कितनी वैल्यूज़ रख सकते हो जो इस पूरे जो इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है फ़िलहाल उसको सेटिस्फाई करे। तो आप कहोगे सर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला तो 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या बात निकल के आ गई और क्या पता चला हमें कि
आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मतलब आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो दुनिया के सभी एक्स के लिए, सभी एक्स का मतलब सभी रियल एक्स के लिए सेटिस्फाई कर जाएगी, सभी एक्स के लिए संतुष्ट हो जाएगी। और मेन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मैंने बताया, ये जो मैंने एरो बनाया है रेड कलर का, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम हमेशा इस बात को कंसीडर करेंगे कि फॉर एन आइडेंटिटी इट हैज़ टू बी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ज़ीरो। राइट बच्चों, अगली लाइन में मैंने और एक्सप्लेन कर दिया इसको। इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। वही बात जो मैंने अभी समझाई उसी को इंग्लिश में लिख दिया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से ज़्यादा वैल्यूज़ ऑफ एक्स पे सेटिस्फाई करते हैं देन ऑल द कोफिशिएंट्स मस्ट बी ज़ीरो। तो जितने भी कोफिशिएंट होंगे दैट मीन्स ए बी सी ऑल मस्ट बी ज़ीरो। एंड इफ़ ऑल द कोफिशिएंट आर ज़ीरो, इसका उल्टा अगर कोफिशिएंट ज़ीरो है, यानी इफ़ इट इज़ गिवन दैट, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए बी सी सब की सब वैल्यू ज़ीरो हो गए, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो आप इसका उल्टा बोलोगे कि अगर ए बी सी सब जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब एक्स की सभी वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, नाउ इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। मेरे ख्याल से सभी को ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी पर आधारित जो मैंने अभी सिखाया है, इस पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ पी, पी के कितने मान के लिए या किस मान के लिए एक इक्वेशन दी गई है आपके सामने, p प्लस टू पी माइनस वन एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन इंटू टू पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो हैज़ मोर देन टू रूट्स। तो एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा, आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ यानी क्वाड्रेटिक है, ठीक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जा रहा है कि इसके दो से ज़्यादा रूट्स हैं, तो आप तुरंत दिमाग में आइडिया लगाओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। क्योंकि मैंने अभी सिखाया आपको भाई क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो दिख रहा है हमको। और अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर दो ही रूट होने चाहिए, एग्जैक्टली टू रूट्स होने चाहिए, ये भी आपने सीख लिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसके दो से ज़्यादा रूट्स हैं, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो फिर इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि p प्लस टू पी माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस वन टू पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस, अच्छा पी स्क्वायर माइनस वन है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में p प्लस वन एक ब्रैकेट में p माइनस वन, है ना। तो ये जो है विल हैव, या डायरेक्ट में लिखता हूँ कि हमको पता चल गया कि दिस इक्वेशन इज़ एन आइडेंटिटी। सीधे सीधे बात ही ख़त्म, हमको पता चल गया कि ये आइडेंटिटी। और अगर आइडेंटिटी है तो ये जितने भी इसके कोफिशिएंट हैं, चाहे एक्स स्क्वायर का टर्म हो, चाहे एक्स का कोफिशिएंट हो, चाहे लास्ट में एब्सोल्यूट टर्म, ये सभी की सभी ज़ीरो होंगे। यानी कि p प्लस टू पी माइनस वन भी जीरो होगा एंड p माइनस वन टू पी प्लस वन भी जीरो होगा एंड p माइनस वन p प्लस वन भी जीरो होगा। ये सारे के सारे एक साथ जीरो होंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक जीरो हो जाए, सब जीरो होंगे और एक साथ जीरो होंगे। तो पहले वाले में जब p प्लस टू और p माइनस वन को जीरो के बराबर किया तो यहाँ से p की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक p की वैल्यू मिलेगी वन और एक मिलेगी p की वैल्यू माइनस टू, ठीक। एंड दूसरे वाले को जब जीरो करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी p की वन और दूसरी वैल्यू मिलेगी p की माइनस एक बटा दो, ठीक। तीसरे वाले को सॉल्व किया तो p बराबर वन और p माइनस वन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक वैल्यू ऐसी जो तीनों में आ रही है, जैसे p बराबर वन, p बराबर वन, p बराबर वन। इस p बराबर वन को अगर आप रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। माने एक ही नंबर ऐसा है p बराबर 1 जिस पर तीनों के तीनों जो हैं कोफिशिएंट एक साथ 0 होंगे। ठीक है, यानी p बराबर 1 इज़ माई आंसर। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।